गुड मॉर्निंग क्लास। हमने सेकंड लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ लिया था। हमने एक एग्जाम्पल लिया था। आज हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमने वो सिंपल लिया था, बिल्कुल सिंपल मोल्टन सोडियम क्लोराइड का लिया था। आज हम थोड़ा सा उसको एक्वस सोडियम क्लोराइड का करके देखेंगे, देखते हैं क्या फर्क आता है। ठीक है ना, आपको ध्यान है ना कल क्या प्रोडक्ट मिले थे आपको? कल हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड का किया था, तब कैथोड पे मिला था हमारे पास सोडियम और एनोड पे मिला था क्लोरीन गैस। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दे रखा हो NaCl का, तब क्या करेंगे हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो ये दे रखे हैं उनको हम आयंस देखते हैं कि कौन कौन से आयन बनने हैं। जब NaCl पानी में घोलेंगे तो वो क्या बना देगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि इसके अंदर पानी भी है तो यहाँ पर पानी भी है, तो पानी लिक्विड स्टेट में, और वो बनाएगा H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पानी जो होता है हल्का सा आयनाइज होता है, ये NaCl जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसकी साइड, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है। कल मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो C से C याद रख लो कि कैथोड के ऊपर C मतलब कैटायंस आएंगे। अब कैटायन का हो गया कॉम्पिटिशन कि Na प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा। तो हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ कैथोड कौन सा टर्मिनल पे कनेक्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब इस पे होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होने के लिए इसके पास कौन आएंगे, एक सोडियम भी आ रहा है आयन और एक प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन भी आ रहा है। लेकिन बोथ आएंगे, क्या कह रही हूं मैं कि बोथ Na plus and H plus will approach, मतलब दोनों आएंगे, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल, कल मैंने आपको बताया था जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयंस इज लोअर देन सोडियम प्लस। तो किसका कम है, H प्लस आयंस का कम है, सोडियम प्लस आयंस का ज्यादा है। तो कौन डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, H प्लस, क्योंकि जिसका कम होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल वो डिस्चार्ज होता है। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब गेन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये क्या बन गया, एक एटम। ठीक है ना, H एटम, या मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से दिखाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकती हूँ कि अब इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब दो एटम जब कंबाइन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन, दोनों एक एक के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, क्या बना देंगे, H2 गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। जो ये चेंज था पहला वाला, ये न्यूट्रल स्पीसीज बनी, ये कैसा चेंज है, प्राइमरी चेंज। और ये कैसा चेंज है, सेकेंडरी चेंज। अब आपको समझ में आ गया प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज क्या होता है। प्राइमरी चेंज मतलब आयंस का न्यूट्रल स्पीसीज में बनना, और सेकेंडरी चेंज होता है जो न्यूट्रल स्पीसीज बनी अगर वो कुछ और बनाती है तो वो सेकेंडरी चेंज होता है। ये हो गया हमारा कैथोड के ऊपर। अब हम आते हैं एनोड के ऊपर। हम आते हैं एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो एनोड पॉजिटिव होती है, और उसके ऊपर क्या करेंगे, अगर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कौन सा आएगा, पॉजिटिव के पास कौन आएंगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव आपके पास दो हैं, तो यहाँ पर भी क्या है कि बोथ Cl माइनस एंड OH माइनस आर प्रेजेंट। तो कौन सा होगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो होगा। तो यहां पर मैं लिख देती हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल, बट डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस का लोअर होता है, किससे,
OH माइनस आयन से। तो इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ये क्लोरीन एटम बन जाएगा, और ये क्लोरीन एटम किससे के साथ कंबाइन करेगा, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ, और क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। ये था प्राइमरी चेंज, ये है सेकेंडरी चेंज। बात समझ में आ गई। तो ये जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम या ज्यादा है वो आपने देखना है। मोस्टली जो होंगे आप एक दो ही आते हैं जो आते हैं इसमें, NaCl, NaCl का मोल्टन और एक्वस दोनों, या कॉपर सल्फेट का। तो आपको कुछ याद रख लो, आप किसका लोअर होता है किसका हायर होता है, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। इतना आ गया समझ में। अब हम अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हमारे पास क्या आ गया, तो आप लिखो क्या आ गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखें हम तो बैलेंस करना है हमें एक तरीके से। देखो एक तो हमारे पास है NaCl, एक हमारे पास है पानी, ये लिया था हमने, और बना क्या था, पिछली बार क्या बना था हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनी थी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ पर बन रही है, एनोड पर, और क्या बन रहा है, देखो Cl2 इससे बन गया, H2 इससे बन गया, Na और OH मिल जाएंगे। याद आ गया कैसे, Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस इसमें फ्री है, Cl ने तो बना दिया Cl2, H प्लस और OH माइनस थे इसमें, तो H प्लस ने मिलके तो क्या बना दिया, हाइड्रोजन। तो OH क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने होंगे, बैलेंस करके देख लो, अब वो शायद बैलेंस हो जाए। ये देखो अब बैलेंस हो गई, 2 Na 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 इधर रहे 2 इधर रहे। आपको अगर ध्यान हो, ये रिएक्शन जो है आपने 10th में पढ़ रखी है, किस नाम से पढ़ रखी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो हमने आज इलेक्ट्रोलाइसिस इसका भी कर लिया है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप खुद भी इनको कर सकते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिए हैं, अगर एक आधा आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगी। ठीक है, अब आते हैं हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। अब फैराडेज क्या हुआ था वो हम बताते हैं, फैराडे साइंटिस्ट ने क्या लॉज दिए थे। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बेटा, फैराडेज लॉज वाला। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो फैराडे जो हुए थे, पूरा नाम था उनका माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने, ई भी है बेटा ये साथ में, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी किया, और 1833 के अंदर उन्होंने 2 लॉज दिए। ठीक है ना, जिन्हें हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फैराडे के लॉ हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे भी आ सकता है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या आप सिंपल लिख दो द अमाउंट डिपॉजिटेड, पूरा छोटा हो जाएगा, द अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the quantity of electricity passed through the electrolyte। आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा बट बहुत सिंपल सा है। उसने क्या बोला है कि देखो, आपने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हल्की सी एक सेल बना देती हूँ आपके लिए। ये मैंने सेल बनाई, ये हमारी एनोड है, ये हमारी कैथोड है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, ये हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हमारी एनोड है और ये हमारी कैथोड है, एनोड पे क्या होता है, एनोड क्या होती जाती है, एनोड धीरे 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 कंज्यूम होती जाती है। कैथोड पे क्या होने लग जाता है, डिपोजिशन होने लग जाता है, अभी आपने देखा था।
ठीक है ना। तो इसका मतलब एनोड पे लिबरेट हो रहा हो या कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा हो, इसका मतलब कुछ भी हो रहा हो, जो अमाउंट डिपॉजिट हो चाहे लिबरेट हो, वो कितना होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने उसके अंदर से कितनी बिजली पास की है, कितना चार्ज दिया है उसको। ठीक है ना। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कहीं मैथमेटिकली लिखें इसको तो क्या कह सकते हैं कि डब्लू क्या है कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो या तो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड, या मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं हटाती हूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो क्या आता है, W इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है Z और ये है Q। W इज इक्वल टू ZQ। तो अब ये क्या है, W क्या है, Z और क्या है Q, वो हम लिखते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं कि W इज इक्वल टू हमारा ZQ आ गया था, तो इसके अंदर Z क्या है, W क्या है, वो हम लिख रहे हैं। तो W क्या था हमारा, W था अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंस, आप सिंपल लिख लो, मास लिख लेते हैं, आपको ध्यान रह जाएगा। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। अब ये बताया था ना आपको, या तो एनोड पे या कैथोड पे कुछ लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, तो वो हो गया हमारा W। उसके बाद आ गया हमारे पास Q। जो Q है वो क्या है, वो चार्ज है एक तरीके से। चार्ज को आप क्या कह सकते हो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, कितना चार्ज पास किया गया, चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आया हमारा Z। जो Z है वो क्या है, Z एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो हमारे ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गई। अगर आपको कोई बोले कि मुझे डेफिनेशन बताओ आप, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो अगर मैं Q को 1 कर दूं, ठीक है ना, Q मतलब क्या है, अगर Q आपको समझ में नहीं आ रहा तो Q क्या है, ये कि क्या है Q बेटा, आपने सुना होगा ना, जो करंट होता है वो क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितने टाइम में पास किया गया। तो Q एक्चुअली क्या है, Q इज इक्वल टू IT है। तो अगर आप ये जो वैल्यू है ये उसमें पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी। तो हम देखो किस इक्वेशन पे थे, हम उसको थोड़ा लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू क्या आ चुका था हमारे पास, ZQ। अगर मैं ये कह रही हूं कि बिकॉज Q इज इक्वल टू I इंटू में T, I मतलब करंट, T मतलब कितने टाइम के लिए वो पास किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ZIT। ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है डिफाइन करो आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, इसको डिफाइन करो, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इसको 1 कर दो अगर, और इसको भी 1 कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। तो देखो अब मैं बोल रही हूं उसको समझना। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज या इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at an electrode when current passed through for 1 second and amount of current कितना था, 1 एम्पियर। इसको भी 1 कर दिया, इसको भी कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या बोला है, Z इज इक्वल टू W when I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सिंपल। तो अगर लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है, तो क्या है, W कब बराबर आ रहा है उसके Z के, जब I और T क्या हो गए 1। तो हम क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन A
current of 1 ampere is passed for 1 second from the electrolyte. तो आप बेटा इस तरीके से किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। मेन वैल्यू के बराबर कर दो, बाकी सबको 1 कर दो। बेटा हमारा पहला लॉ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। कल हम करेंगे सेकेंड लॉ। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू क्लास।